आप देखना शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला। और हमारा आज का टॉपिक है औरंगजेब या आलमगीर। अगर मैं आलमगीर कहूँ या औरंगजेब कहूँ तो मैं किसी दो व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि औरंगजेब और आलमगीर दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। आइए अब नज़र डालते हैं इसके बारे में कुछ क्या क्या कैसे क्या हुआ। ये तो आपको पता ही है, पिछली क्लास में आपने देख ही लिया कि शाहजहाँ के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति औरंगजेब या आलमगीर ही था। और वो कैसे बैठा, अपने चार भाई और दारा शिकोह वगैरह को कैसे इसने हराया, 2 बार राज्याभिषेक कैसे हुआ, ये सारी कहानी आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर उसके साम्राज्य विस्तार और उसके शासन में क्या क्या कार्य हुए उसमें देखेंगे। आइए तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। औरंगजेब 1658 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अपनी मृत्यु 1707 तक दिल्ली का बादशाह बना रहा। अब देखते हैं, जो हमने पिछली क्लास में भी ये देखा था, ये गद्दी पर कैसे बैठा। तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसने दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद 2 साल बाद देवराई का युद्ध हुआ। ये किसके साथ हुआ था? अभी पिछली क्लास में तो पढ़ाई कर ली। ये हुआ था दारा शिकोह के साथ। और उस देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को उसने पकड़ लिया और पकड़ के मृत्युदंड दे दिया। और उसके बाद जो उसको फिर हुमायूं के मकबरे में दफना दिया था। ये कहानी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यानी कि इसके कितने राज्याभिषेक हुए देखिए, फर्स्ट सामूगढ़ युद्ध के बाद और सेकंड देवराई युद्ध के बाद। तो एक ही मुगल बादशाह है जिसके 2 बार राज्याभिषेक हो रहे हैं और दोनों ही राज्याभिषेक इसके दिल्ली में हुए थे। इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार राज्याभिषेक कई बार पूछा गया है। बहुत लोग इसका आंसर हुमायूं करके आते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। हुमायूं नहीं, 2 बार राज्याभिषेक होने वाला व्यक्ति औरंगजेब था। और इसी देवराई का युद्ध जिसमें इसने दारा शिकोह को पकड़ के मार दिया था, उसी के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये कई सारे लोग हो गए जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की है। अभी जब औरंगजेब खत्म हो जाएगा, जब हम उसके कई सारे प्रांतीय ग्रंथों को जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा किस किस ने गाजी की उपाधि कब कब धारण की थी। आपको एक साथ मिल जाएगा पूरा मैटर। इस गाजी की उपाधि से पहले भी इसको कुछ उपाधियाँ मिली थी, यानी कि इसका जो नाम था वो था, इसका नाम औरंगजेब, लेकिन इसको जो उपाधि मिली थी वो उपाधि थी आलमगीर। और ये उपाधि किसने दी थी? वो दी थी इसको शाहजहाँ ने। यानी कि शाहजहाँ ने इसको 2 उपाधियाँ दी। एक दी थी इसने अबुल मुजफ्फर आलमगीर और दूसरी उपाधि दी थी इसको बहादुर की। तो ये दोनों उपाधियाँ किसने दी? शाहजहाँ ने। इस चीज़ को याद रखना कि इसको आलमगीर और बहादुर की उपाधि किसने दी? शाहजहाँ ने दी। औरंगजेब अपने आप को आलमगीर कहलवाना बहुत पसंद करता था, क्योंकि आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। अब अगर मैं इसके माता पिता की बात करूं तो ये आपको पता ही है, शाहजहाँ की संतान था और इसकी माँ कौन थी? मुमताज़। और इस मुमताज़ महल ने आपको पता ही है 14 लोगों को जन्म दिया था, उसमें से 7 ही जीवित थे। और उन 14 में से जो 6वीं संतान थी उसका नाम था औरंगजेब। और अब मैं आपसे पूछूंगा मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। ये हो गए माता पिता। उसका जो औरंगजेब का जो विवाह हुआ था वो हुआ था 1637 में फारस राज घराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, जो कि रबिया बीबी के नाम से प्रसिद्ध थी। तो अब मैं पूछूँ फारस कहाँ है? फारस जो आज का जो ईरान है उसी को फारस बोलते थे। तो ईरान के राजघराने की राजकुमारी थी जो रबिया बीबी थी। इसी के इसलिए उसने एक, जैसे कि शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया, ठीक उसी प्रकार औरंगजेब ने रबिया बीबी के लिए भी एक ताजमहल जैसी आकृति बनाई थी। उसको भी हम देखेंगे लास्ट में। ये तो हुआ औरंगजेब या आलमगीर का व्यक्तिगत परिचय। अब बात करते हैं औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार के बारे में। औरंगजेब ने अपने शासन की शुरुआत असम के विरुद्ध सैन्य अभियान से किया। इसने गद्दी पर बैठा 1658 में और 1662 में सेनापति मीर जुमला के नेतृत्व में इसने गुवाहाटी को कब्जा लिया। गुवाहाटी कहाँ है? असम की राजधानी नहीं, असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं, दिसपुर है। पहले किसी ज़माने में गुवाहाटी हुआ करता था, उस पूरे असम क्षेत्र का पूरा नोडल पॉइंट। तो उनका वहाँ पे जो असम के जो अहोम लोग थे उनको संधि करने पे इसने
मजबूर किया, यानी कि एक तरह से कहें कि पूरे जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र पर औरंगजेब ने 1662 में कब्जा कर लिया। लेकिन उन्हीं हम लोगों के शासक जिसका नाम था चक्रध्वज, उसने 4 साल बाद ही 1667, 1666 और 1667 के आसपास इस चक्रध्वज नामक शासन ने मुगलों से अपने जो गुवाहाटी को इन्होंने कब्जाया था उसको इसने छुड़ा लिया, यानी कि और साथ ही साथ उनको मुगलों को कई जगहों पर इसने पराजित भी किया। तो ये चीज़ पूछ भी जाती है कि अहुम के शासक ने औरंगजेब की सेना को पराजित किया था, उसका नाम था चक्रध्वज। इस चीज़ को आप याद रखना। ये तो बात थी नॉर्थ ईस्ट की। उसके बाद इसने जो मेन जो विजय अपनी जो चलाई थी, या कहें कि इसकी जो मुख्य विजय है वो है दक्षिण भारत के बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 में। ये हम पिछली बार भी देख चुके हैं। उससे पहले जब बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़े तब भी मैंने बताया था, और फिर मैं आपको एक बार तीसरी बार फिर उसी डायग्राम के साथ से बताता हूँ। बहमनी साम्राज्य टूटा 5 राज्यों में, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर मिला बीजापुर में, और जो बरार था वो मिल गया अहमदनगर में। यानी कि अब इन 5 में से रह गए बरार ख़त्म और बीदर ख़त्म, अब बचे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो इस अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था शाहजहाँ ने 1633 में। पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, और जब बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था। अब फिर मैं तीसरी बार इसको बता रहा हूँ। और इस बीजापुर और गोलकुंडा 1686 और 1687 को मुग़ल साम्राज्य में लाया था औरंगजेब ने, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। कुछ लोग कहेंगे साहब इतनी बार क्यों बता रहे हो? अरे जितनी बार कम से कम तुम्हें याद तो होना चाहिए, चीज़ें समझ में तो आनी चाहिए। चाहे एक बात देखो, 4 बात देखो, 10 बात देखो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यानी कि अब इसकी 2 विजय हो गई। एक तो हो गया इसका नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी पे कब्जा किया, लेकिन 4-5 साल बाद ही चक्रध्वज ने उस जो अहोम शासक था उसको अपने छुड़ा लिया। और उसके बाद इसने दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा को अपने बिल्कुल साम्राज्य में मिला लिया। हालांकि बीजापुर और गोलकुंडा को आधा अधूरा शाहजहाँ ने भी मिलाया था, लेकिन पूर्ण रूप में पूरा उनके जो शासक थे उनको पूरा राजगद्दी सब खत्म। अब पूरा होल्ड हो गया बीजापुर और गोलकुंडा पर 86 और 87 में औरंगजेब का। ये तो बात हुई बीजापुर और गोलकुंडा की। अब बात करें मराठों की। जो मराठे जो छत्रपति शिवाजी का नाम आप सुनते हैं, छत्रपति शिवाजी का और औरंगजेब का बिल्कुल 36 का आंकड़ा था। बड़ा इनमें कभी भी कोई मतलब बनी ही नहीं, और औरंगजेब को मराठों ने काफ़ी परेशान किया। छत्रपति शिवाजी नहीं, उनके बाद में आने वाले शासक उन्होंने भी इस औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। तो सबसे पहले तो शिवाजी थे जो कि 1640 से 1680 तक शासक थे। उसके बाद उनके पुत्र संभाजी शासक रहे 9 साल। उसके बाद आए राजा राम जो उनके द्वितीय पुत्र थे, और उनके जब राजा राम की मृत्यु के बाद कुछ समय तक शासका थी ताराबाई। और अब आइए जानते हैं कि शिवाजी ने इस औरंगजेब को किस तरह परेशान किया था। अब अगर बात करें मराठों के साथ मुग़लों के संघर्ष की, तो मुग़लों का शिवाजी के साथ पहला संघर्ष हुआ था 1656-1657 में। वो क्यों हुआ? क्योंकि अहमदनगर, जिस पे आपने ध्यान दिया होगा कि इसको 1633 में शाहजहाँ के समय पे मुग़लों के साम्राज्य में मिला लिया गया था। और इस अहमदनगर के साथ साथ जुन्नार पर भी छत्रपति शिवाजी ने हमला कर दिया। तो इस हमले के चलते मुग़लों के साथ मराठों का संघर्ष हो गया। हालांकि अहमदनगर को शिवाजी जीत नहीं पाए थे, लेकिन काफ़ी नुकसान किया था मुग़लों का। इस अहमदनगर हमले के बाद जो मुग़ल शासक 1658 में औरंगजेब बन गया था, तो उस औरंगजेब ने 1659 में, क्योंकि अहमदनगर तो पूरे तरह से कब्जे में था ही, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि शाहजहाँ के समय पर ही बीजापुर और बीदर पर भी इनडायरेक्ट होल्ड किसका था? मुग़लों का ही था। तो औरंगजेब ने वहाँ से आदेश दिया कि इस छत्रपति शिवाजी जो भी है इसको कैसे भी करके निपटाओ। तो शिवाजी को निपटाने के लिए बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने एक चाल चली और अफजल खां को शिवाजी से मिलने के लिए भेजा। लेकिन शिवाजी को उसकी चाल का पता लग गया कि ये अफजल खां मुझसे मिलने नहीं बल्कि मुझे मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो शिवाजी इससे 4 कदम आगे ही थे। तो उन्होंने इस अफजल खां से मिलने का प्रस्ताव स्वीकार किया, और जब मिलने गए तो गले मिलते समय पीछे से चाकू लेके इसमें भोंप दिया और उस अफजल खां को वहीं की वहीं कर दिया समाप्त।
कई बार पूछा भी गया है कि किसको शिवाजी ने गले मिलते समय चाकू भोंक के मारा था, तो उसका नाम था अफजल खां। इस अफजल खां की मृत्यु के बाद औरंगजेब एकदम तिलमिला सा गया। उसने उस समय, क्योंकि औरंगजेब पहले दक्षिण का सूबेदार था, अब ये दिल्ली का बादशाह बन गया, तो अब अपनी गद्दी जो दक्षिण के सूबेदार का जो पद था वो उसने दे दिया किसको, शाइस्ता खां को। और इस शाइस्ता खां को ही उसने बोला कि आप शिवाजी पर आक्रमण करो, लेकिन ये शाइस्ता खां छत्रपति शिवाजी को काबू लाने में असमर्थ रहा। हालांकि इसने जो पूना का किला था, उस पुणे के किले को कब्जा लिया था और वहीं पे जाके बैठते थे। उसके 3 साल बाद शिवाजी को जब पता लगा कि शाइस्ता खां पुणे के किले में आराम से रहता है, तो इस शाइस्ता खां जो दक्षिण का सूबा था उसके ऊपर पूरा हाथ था मुगल बादशाह का, खूब मुगलों की खूब घनी सेना थी। लेकिन उसके बाद भी छत्रपति शिवाजी ने केवल 400 सैनिकों के साथ, जब शाइस्ता खां अपने आराम से पुणे के किले में सो रहा था, तो इस केवल 400 लोगों को लेके पूरे मुगलों की सेना पर इन्होंने पूना में अटैक कर दिया। और उस रातों रात ऐसी भगदड़ मच गई, ऐसे कह सकते हैं ना कि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसके बाद बालाकोट में एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया था, ठीक उसी समय छत्रपति शिवाजी ने, कह सकते हैं उस समय की ये स्ट्राइक की थी। और रातों रात वहाँ का जो पूरा पूना में भगदड़ मच गई और जो शाइस्ता खां जो दक्षिण का सूबेदार था उसको पूना छोड़ के भागना पड़ा। तो ये उस समय की छत्रपति शिवाजी की स्ट्राइक, कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक थी। उसके बाद भी छत्रपति शिवाजी के कारनामे जारी रहे। उन्होंने इसको शाइस्ता खां को पुणे से तो भगा ही दिया था, उसके बाद उसके अगले साल सूरत बंदरगाह, जिस पर कि मुग़लों का पूरा अधिकार था, ये सूरत बंदरगाह जो गुजरात में है, मुग़लों के लिए जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ से आने जाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इस सूरत बंदरगाह पर भी छत्रपति शिवाजी ने हमला किया और इस सूरत बंदरगाह से भारी संख्या में लूटपाट की। अब तो औरंगजेब पूरी तरह से तिलमिला गया, क्योंकि उसने कहा था कि पूना पे शाइस्ता खां को उसने भगा दिया और उसके बाद इसने सूरत के बंदरगाह पर भी हमला कर दिया। तो अब तो शिवाजी को रोकने के अलावा कोई उपाय नहीं, तो इसने फिर मिर्जा राजा जयसिंह को इस दक्षिण के अभियान पर भेजा। और इस मिर्जा राजा जयसिंह के साथ मुगलों की बहुत बड़ी फौज थी और उसी का नतीजा ये था कि मिर्जा राजा जयसिंह ने जो पूरे मराठा साम्राज्य था उसको पूरी तरह से घेर लिया और एक एक करके जो छत्रपति शिवाजी के जो किले थे उन किलों पर इसने हमला करना और उस पर बोलते हैं अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। और इससे शिवाजी को इस मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये पुरंदर की संधि हुई थी 1666 में। अभी हाल फिलहाल एक बॉलीवुड की मूवी आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन ने काफ़ी अच्छा रोल किया है तानाजी का। तो उसमें आप अगर उस मूवी को देखोगे तो उसमें ये सारी पुरंदर की संधि और ये सब तामझाम आपको एकदम अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा उसको देखने में। तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार तानाजी मूवी को ज़रूर देखिएगा। और जब पुरंदर की संधि हो गई, उस पुरंदर की संधि में काफ़ी सारे किले जो चले गए थे मुग़लों के हाथ में, उसके बाद छत्रपति शिवाजी को आगरा किले के दीवान याम में औरंगजेब ने बुलाया। वहाँ बुलाने के बाद जो छत्रपति शिवाजी तो गए थे अपने अहदे के साथ कि वो किसी क्षेत्र के छत्रपति हैं, यानी कि राजा हैं, और वो गए थे उस दृष्टि से कि एक राजा दूसरे राजा से मिलने के लिए जा रहा है। लेकिन जब वहाँ आगरा के किले के दीवान आम में छत्रपति शिवाजी पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि औरंगजेब अपने यहाँ पे गद्दी पे बैठा हुआ है और जो उनको जो छत्रपति शिवाजी थे उनको लगा दिया उसने लाइन में मिलने के लिए। जो होते थे, जो मनसबदार होते थे, मनसबदारों की लाइन में लगा दिया छत्रपति शिवाजी को मिलने के लिए। तो छत्रपति शिवाजी इस चीज़ से पूरे एकदम से तिलमिला गए, उनकी आंखें लाल हो गई और वो जो उनका जो अपमान हुआ था उस अपमान को सहन नहीं कर पाए। तो उन्होंने मुग़ल बादशाह औरंगजेब से मिले बिना ही वहाँ से जाने का ठान लिया और वहाँ से वो निकलने लगे। लेकिन इस औरंगजेब की निगाह पूरी की पूरी छत्रपति शिवाजी के ऊपर ही लगी हुई थी कि ये क्या कर, उसको जानबूझ के उसने उसमें लाइन में लगाया था। जैसे ही छत्रपति शिवाजी निकलने लगते हैं तो इसने छत्रपति शिवाजी को उसने पकड़वा लिया, क्योंकि उसने कहा कि मुग़ल बादशाह की आप बेइज्जती कर रहे हो। तुरंत उसको पकड़वा लिया और पकड़वा के
डाल दिया जेल में। कहाँ की जेल में? मैंने पिछली बार ही बताया था, मुगल जिसको भी पकड़ेंगे एक ही जेल थी इनके पास, और वो जेल थी ग्वालियर की जेल। और उसमें जो ग्वालियर के किले में जिस जगह को इन्होंने जेल का नाम दिया था उसका नाम था जयपुर भवन। तो अब आपसे पूछा जाए कि छत्रपति शिवाजी को कहाँ पर रखा गया था, तो वो ग्वालियर किले के जयपुर भवन में रखा गया था। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, कहीं पर जयपुर ग्वालियर को लेके लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो छत्रपति शिवाजी को जहाँ पर रखा गया था वो ग्वालियर का किला था, और उस ग्वालियर किले के भीतर एक जगह है, जो एक भवन था, उस भवन का नाम है जयपुर भवन। वो जयपुर में नहीं रखे गए थे, ग्वालियर में ही रखे गए थे, और वहाँ पर वो 4 महीने रहे थे। लेकिन 4 महीने के बाद वो वहाँ से लोगों को चकमा दे के भाग निकले में सफल हुए थे। जब वहाँ की ग्वालियर किले से वो छत्रपति शिवाजी भाग के आ गए थे, उस आने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में आए, और उसके बाद उन्होंने फिर वही कार्यक्रम शुरुआत कर दी जो पहले करते थे। सूरत बंदरगाह को इन्होंने आने के बाद दोबारा लूटा था, और फिर धीमे धीमे करके कई सारे दुर्गों को इन्होंने अपने राज में मिलाया, और फाइनली 1674 में आके शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। और उसके बाद इन्होंने जो उपाधि ली थी वो उपाधि थी छत्रपति की उपाधि। तो अब आपसे पूछा जाए छत्रपति की उपाधि शिवाजी को कब मिली, तो वो मिली थी 1674 में, और इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया था? रायगढ़ के दुर्ग में। उसके बाद फाइनली छत्रपति शिवाजी के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ही जान लीजिए, अभी छत्रपति शिवाजी को हम यहाँ पर रोक रहे हैं और औरंगजेब को आगे बढ़ाते हैं दोबारा से। फाइनली बस छत्रपति शिवाजी का इतना जान लो कि 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी जी की मृत्यु हो गई, और इनके जो मुख्य विशेषता थी वो थी अष्ट प्रधान, यानी कि 8 प्रमुख मंत्री। जैसे अकबर के में होते थे नवरत्न, ठीक उसी प्रकार शिवाजी के उसमें होते थे अष्ट प्रधान। और शिवाजी के बाद उनके वंशों ने इसके साथ संघर्ष जारी रखा, वो मैंने आपको बता दिया अभी, शिवाजी, संभाजी, राजाराम और ताराबाई। अभी हम मराठों का संघर्ष इतना ही था, तो मराठों के संघर्ष को भी यहीं ब्लॉक करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के काल में 4 प्रमुख विद्रोह हुए थे। उन विद्रोहों को क्रमवार आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो मैं आपको एकदम क्रमवार ही पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था जाट विद्रोह। तो औरंगजेब के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह हुआ था ये 1669 यानी कि 1669 में। और ये कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आगरा और मथुरा के बीच में। जो आगरा मथुरा के आसपास जो जाति है, उस जाट जाति के लोगों ने इस औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। ये विद्रोह हुआ क्यों था? ये विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि एक अब्दुल नबी नाम का व्यक्ति था, जो कि मुगलों का ही एक कह सकते हैं प्रतिनिधि था। वो बड़ा ही दुष्ट और क्रूर व्यक्ति का लोग था। वो क्या करता था? वो हिंदू मंदिरों को तोड़ देता था। क्यों तोड़ता था? क्योंकि उसको आदेश मिला हुआ था मुगल बादशाह औरंगजेब का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि हिंदुओं के विद्यालय और मंदिरों को आपको तोड़ना है। तो इस हिंदुओं के मंदिरों विद्यालयों को तोड़ने के जो अभियान चल रहा था, उसमें इधर आगरा मथुरा के आसपास अभियान को चला रहा था अब्दुल नबी। तो इस अब्दुल नबी नाम के व्यक्ति से पूरे तरह से खपा हो रखे थे यहाँ के जाट लोग। तो यहाँ के जाटों का एक बोल सकते हैं नेतृत्व कर रहे थे वीर गोकुल, उनका नाम था गोकुल। तो इस गोकुल नाम के व्यक्ति ने 1669 में इस अब्दुल नबी को पकड़ा और अपने कुछ लाठीबंद लोगों को लेके इसको हमला किया और उसको मार दिया। जब ये अब्दुल नबी मार दिया गया, इसकी खबर जब औरंगजेब तक पहुंची, तो औरंगजेब ने बहुत बड़ी सेना इधर भेज दी। तो इधर जो युद्ध हुआ था जाटों के साथ मुगल सेना का, वो युद्ध है तिलपट का। ये तिलपट जगह मैं आपको बता दूं, ये पड़ती है आधुनिक हाथरस, उत्तर प्रदेश का जो हाथरस जिला है उसके एक सादावाद तहसील है। उस सादावाद तहसील के विसावर कस्बे के पास एक गांव है तिलपट। तो उस गांव के आसपास ही वहाँ पे ये पूरी लड़ाई हुई थी। तो वहाँ उस लड़ाई में पूरी मुगल सेना के सामने ये 10-20-40 गांवों के लोग कहाँ टिक पाते। तो वहाँ से इस गोकुल नाम के व्यक्ति को मुगलों की सेना के लोग पकड़ के ले गए, और ले जाने के बाद जो आगरा में जो कचहरी थी आगरा किले के बगल में, तो उस कचहरी में इसको प्रस्तुत किया गया। और वहाँ पे गोकुल को एक ऑप्शन दिया गया, या आप अगर इस्लाम धर्म अपना लोगे तो आपको
छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वीर गोकुल ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और अपना एक तो फिर जो जब इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो इसको सजा दी गई कि इसके वीर गोकुल के एक एक अंग को काटा जाए। तो जब इनके एक एक अंग को काटा जाता था, कभी हाथ, कभी ये हाथ, कभी पैर, तो उनके शरीर से खून के फव्वारे निकलते थे। तो उसी फव्वारे की वजह से आगरा में अभी भी एक जगह है जिसका नाम है फुहारे। तो उस जो फुहारे की जगह का नाम उन्हीं फव्वारों के बल पर पड़ा है। तो ये तो था जाट विद्रोह। और इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि इस जाट विद्रोह का साथ किसने दिया था, तो वो दिया था सतनामी विद्रोह। तो सतनामी विद्रोह के लोग थे, वो भी विद्रोह कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा सा पहले विद्रोह था। सतनामी लोगों ने भी थोड़ा सा जाट विद्रोह का साथ दिया था। अगर जाट विद्रोह का आपसे प्रश्न पूछा था इनका आधार क्या था, तो ये जो जितने भी जाट थे वो किसान ही तो थे, किसान और काश्तकार इनका आधार था। और इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो गोकुला कर रहे थे। तो ये गोकुल कौन थे, ये जमींदार थे। तो इनका मतलब हुआ कि ये नेतृत्व किया जमींदारों ने और आधार था किसान। और औरंगजेब के समय में सबसे पहला विद्रोह होने वाला था ये जाट विद्रोह। जाट विद्रोह के बाद हुआ था बुंदेला विद्रोह। बुंदेला क्या, बुंदेले लोग हुआ करते थे जो आजकल झांसी और ग्वालियर है उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को बुलाया जाता था बुंदेला। तो वहाँ पे एक जगह थी ओरछा और उस ओरछा के राजा थे चंपत राय। तो इन चंपत राय ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और उस विद्रोह को दबाने के लिए मुगलों की सेना भेजी गई। और वही सेम कहानी के आधिपत्य, मतलब हमारा आधिपत्य स्वीकार करो और इस्लाम धर्म स्वीकार करो। तो इस चंपत राय ने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया और इस इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से अच्छा उन्होंने अपनी मृत्यु को चुना और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इन्हीं चंपत राय के पुत्र थे छत्रसाल, जिनको आपने नाम सुना होगा, वीर छत्रसाल। तो इन छत्रसाल ने जो मुगलों का जो बादशाह था औरंगजेब, उसके साथ संधि कर ली और उस संधि के बाद ही इस औरंगजेब ने छत्रसाल को राजा की उपाधि दी। हालांकि जैसे ही औरंगजेब मरा 1707 में, उसको औरंगजेब को मरने के तुरंत बाद इस वीर छत्रसाल ने एक स्वतंत्र राज्य बुंदेलखंड की घोषणा कर दी। तो यहाँ से बुंदेलखंड राज्य भी स्वतंत्र हो गया था। ठीक जैसे यहाँ पे बुंदेलों ने अपने बुंदेलखंड स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी, ठीक उसी प्रकार जो भी जाट विद्रोह हुआ था उनके आगे चल के भी जाटों का एक पूरा साम्राज्य, जिसको भरतपुर साम्राज्य के नाम से आप जानोगे, तो जाटों का भरतपुर साम्राज्य की भी स्वतंत्र घोषणा हुई थी। उसको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे उत्तर मुगल काल के बाद और प्रांतीय राज्यों के बारे में। वहाँ मैं आपको विस्तार से बताऊँगा भरतपुर और महाराजा सूरजमल के बारे में, जिनको जाटों का फलातून भी किया जाता था। फिलहाल यहाँ पर आप इतना याद रखिए, औरंगजेब के काल में सबसे पहला विद्रोह हुआ जाट विद्रोह, उसके बाद हुआ बुंदेला विद्रोह और तीसरा विद्रोह था सतनामी विद्रोह। इस सतनामी वही विद्रोह जिन्होंने जाटों का भी साथ दिया था। सतनामी बैरागियों का एक पंथ था जो अपने पूरे शरीर के बालों को मुड़वा लेते थे, इसलिए इनको मुंडिया भी कहते थे। इनका आधार मूलतः किसान, जिस तरह जाट विद्रोह का आधार किसान था, सेम इनका भी मूलतः जो आधार था वो किसान था। और जो जाटों का विद्रोह था वो भी आगरा मथुरा के आसपास था। और ठीक वैसे ही सतनामियों का विद्रोह भी मथुरा के निकट नारनौल तथा मेवात था। लेकिन सतनामी विद्रोह फेल क्यों हुआ? सतनामी विद्रोह इसलिए फेल हुआ क्योंकि जो हिंदू जमींदार थे उन्होंने मुगलों का साथ दिया था, इसी के चलते सतनामी विद्रोह फेल हो गया था। तो अब ये 3 विद्रोह हो गए, जाट, बुंदेला, सतनामी, और चौथा विद्रोह था सिख विद्रोह, जो हुआ था 1675 में। ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि जो गुरु तेग बहादुर थे, सिखों के 9वें गुरु, और उनके 5 शिष्यों को औरंगजेब ने पकड़वा के मृत्युदंड दिलवा दिया, यानी कि फांसी दिलवा दी थी। तो जब सिखों के गुरु को फांसी दिलवा दी गई तो उसके बाद गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह, और उन गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में ही ये सिख विद्रोह 1675 में हुआ था। पूरा सिख विद्रोह, सिखों के बारे में, साम्राज्य के बारे में, हम सिख साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसकी 4 से 5 क्लास होने वाली हैं। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, सबसे पहले जाट विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, सतनामी विद्रोह, सिख विद्रोह, इनको क्रम से याद रखना। जाट विद्रोह हुआ 1669 में, उसके बाद 1670 में बुंदेला विद्रोह, 1672 में सतनामी विद्रोह और 1675 में सिख विद्रोह। अब नजर डालते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति पर। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जो जिसने कि कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, और इसका मुख्य लक्ष्य था कि भारत को मैं दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम बनाऊंगा। यानी दारुल हर्ब क्या है कि काफिरों के देश से मैं भारत को इस्लाम देश बनाऊंगा, यानी कि भारत को ये इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता था। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो सिक्के चलते थे, उन सिक्कों पर जो कलमा लिखा हुआ होता था, तो इस कलमा को इसने लिखवाना बोला कि अब आज से मतलब अब से
कलमा नहीं लिखा जाएगा। उसका मेन आधार क्या था, वो उसने क्यों मना किया, क्योंकि वो एक उसका मानना ये था कि जब कलमा लिखा हुए सिक्के जो हिंदुओं के हाथों में जाते हैं तो ये जो सिक्के हैं वो अपवित्र हो जाते हैं, तो कलमा अपवित्र हो जाता है, तो इसलिए अब कलमा इस पर नहीं लिखा जाए। हिंदुओं से पूरी तरह से फुली नफरत करता था। और उसके बाद ये तो किया ही, उसके बाद उसने जरोखा दर्शन जो कि बादशाह के दर्शन होते थे वो भी बंद करवा दिया। तुलादान को उसने बंद करवा दिया। तुलादान क्या होता था, बादशाह के वजन के बराबर जो बादशाह होता था, जितना जितना होता था वो उतना वेट किया जाता था बादशाह का, और उतना ही बादशाह उसको अपनी जनता में दान देता था। तो उसने तुलादान बंद करवा दिया, जरोखा दर्शन बंद करा दिया, और सती प्रथा भी बंद। सती प्रथा क्या होती थी, अगर किसी हिंदुओं में किसी का पति मर जाता था तो उसकी जो पत्नी होती थी वो अग्नि में अपने प्राण त्याग देती थी। तो उसने इस प्रथा को बंद करवाया, और जो उसने अच्छे के लिए नहीं बंद करवाया, ध्यान दीजिए। और जो लेडी जो होती थी उसको भेज देता था हरम में। हरम क्या, मैं आपको पहले बता दिया था, हरम होता था बहुत सारी लेडीज़ों का एक दल होता था जो कि जो बादशाह होता था अपने शौक मौज के लिए उसको यूज़ करता था, तो उस लेडीज़ों को जो हरम में भिजवा देता था। उसी समय पे इसने तीर्थ यात्रा कर को भी प्रारंभ करवा दिया। अभी आप कहेंगे साहब आपने शाहजहाँ के समय बताया था कि तीर्थ यात्रा कर प्रारंभ करवा दिया, तो शाहजहाँ के समय पे जो तीर्थ यात्रा का प्रारंभ हुआ था वो एक छोटे से क्षेत्र दिल्ली के आसपास ही उन्होंने करवाया था, लेकिन पूरे मुगल साम्राज्य में जो तीर्थ यात्रा का द्वारा से प्रारंभ हुआ था वो औरंगजेब के टाइम पे हुआ था। अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है उसमें शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों होते हैं तो आपको औरंगजेब टिक करना है। अगर वहाँ पे औरंगजेब नहीं होता है तब आपको शाहजहाँ टिक करना है, लेकिन जब दोनों हो तो आप औरंगजेब को ही टिक करिए। और ये तीर्थ यात्रा का बंद किसने करवाया था, पहले वो करवाया था अकबर ने, तो उसको भी इसने प्रारंभ करवा दिया। इसके अलावा इसने दशहरा, दीपावली, होली जो हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार हैं उनको अपने पूरे साम्राज्य में मनाने पर मनाही पूरी तरह से बैन कर दिया। जजिया कर को प्रारंभ करवा दिया। जजिया कर के पहले ही हम पूरा एक जगह पर हम पढ़ चुके हैं तो उसमें ज़्यादा फोकस मत याद रखिए। जजिया कर को इसने प्रारंभ करवा दिया। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका था, इसने हिंदू विद्यालयों मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दे दिया है, यानी कि जो अभी हिंदू विद्यालय मंदिर हों उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। और उन ध्वस्त होने वाले प्रमुख मंदिरों में मथुरा का केशवराय मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और बनारस यानी कि काशी का विश्वनाथ मंदिर, ये जो टूटे थे वो औरंगजेब के समय पे ही टूटे थे। लेकिन एक विडंबना देखिए, इतना कट्टर इस्लामिक व्यक्ति, इतना कट्टर हिंदू विरोधी व्यक्ति, और जो लेकिन उसकी जो बेटी थी जिसका नाम था, उसकी 4 बेटियां थी, उसमें से एक जो बेटी थी जेबू निसा, वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन थी। वो कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। तो ये भी बोलते हैं ना कि दिया तले अंधेरा, तो यानी उसी प्रकार औरंगजेब इतना कट्टर और उसकी बेटी पूरी तरह से हिंदुओं के आराध्य कृष्ण की भक्त थी। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि किस मुगल शासक की बेटी वो पूरी तरह से हिंदू भक्त थी, तो वो औरंगजेब की पुत्री जेबू निसा थी। ये इतना कमीना व्यक्ति था औरंगजेब, इसने कि जनता शरीयत या कुरान के अनुसार अपनी ज़िंदगी जी रही है कि नहीं जी रही है, इसकी जांच करने के लिए भी इसने एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। उस अधिकारी का नाम था मोहतसिब। उसका कार्य क्या दिया कि उसका कार्य केवल इतना ही है कि आप जहाँ भी कोई मंदिर दिखे या जहाँ भी कोई पाठशाला दिखे उसको आपको तुरंत तुलवा देना है। तो देखिए कितना निकृष्ट व्यक्ति है। तो इसी जनता इससे इतना परेशान हो गई थी, तो इसीलिए इसकी धार्मिक कट्टरता के कारण जनता इसको जिंदा पीर के नाम से बुलाती थी। तो जिंदा पीर किसको कहा जाता था, तो वो औरंगजेब को कहा जाता था। लेकिन एक चीज़ और थी इसके समय पे, जितना हिंदू विरोधी था, जितना इस्लामिक प्रेमी था, लेकिन इसके एक विपरीत एक चीज़ ये थी कि इसके शासन में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासक, यानी पूरे मुगल काल में आप देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासक थे वो औरंगजेब के समय पर ही थे। पूरा इस्लामिक तो था ही, कुरान की आयतें लिखता था और ये उसको टोपी सिलने का शौक़ था। तो जो टोपियाँ सिलता था और उन टोपियों को सिलने के बाद उनको ये बेच देता था, और उस जो टोपियाँ सिल के जो बेचने के बाद जो पैसे आए उसी पैसे से इसने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो एक मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में है और एक मोती मस्जिद है आगरा के लाल किले में। दिल्ली वाली बनवाई थी इस औरंगजेब ने, और जो आगरा वाली बनवाई थी वो बनवाई थी शाहजहाँ ने। इसको हम आगे भी पढ़ लेंगे, बस इतना ही रखिए कि दिल्ली के लाल किले में इसने मोती मस्जिद बनवाई और वो टोपियों को सिलने हुए पैसे से बनवाई थी। औरंगाबाद के निकट इसने अपनी पत्नी बीवी के लिए बीवी का मकबरा बनवाया, जिसको दक्षिण का ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण का ताजमहल इसको क्यों कहते हैं ये आपको बताऊंगा जब मैं अगली क्लास में आपको
मुगल काल की स्थापत्य कला के बारे में बता रहा हूँ। वहाँ बताऊँगा। फाइनल इतना याद रखिए कि इसने बीबी का मकबरा बनाया था और उसी बीबी के मकबरे में इसको जब 1707 में इसकी मृत्यु हुई तो वहीं पे इसको दफना दिया गया। यानी कि इसका भी मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद के निकट में ही है इसका मकबरा। तो इसके मृत्यु के बाद इसके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और काम्बस। जैसे ठीक उसी प्रकार शाहजहाँ के समय पर भी इसके 4 पुत्रों में लड़ाई हुई थी उत्तराधिकार को लेकर, ठीक उसी प्रकार औरंगजेब के लड़कों में भी लड़ाई हुई। तो सबसे पहली लड़ाई हुई मुअज्जम और आजम के बीच में, उसको बोलते हैं जाजऊ का युद्ध। तो इस जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को हरा दिया। उसके बाद ये ख़त्म हो गया तो अब बचा कामबख्श। तो अब कामबख्श को भिड़ना था मुअज्जम से, तो भिड़ा। मुअज्जम कामबख्श दोनों भिड़े, उसको बोलते हैं हैदराबाद का युद्ध। वो हुआ था 1709 में। फाइनली मुअज्जम ने कामबख्श को भी हरा दिया और पहले आजम को हरा ही चुका था। तो अब केवल बचा था ये मुअज्जम। तो इस मुअज्जम को ये ही मुअज्जम है जिसको आप जानते हो, अगला जो बादशाह हुआ जिसको आप जानते हो बहादुर शाह प्रथम के नाम से, और शाह आलम प्रथम के नाम से। शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम और मुअज्जम एक ही व्यक्ति के। तो आप देख रहे हैं हमारी कहानी यहाँ तक आ चुकी है, इनको सबको ख़त्म कर चुके हैं। अब इस 1707 के बाद उत्तर मुग़ल साम्राज्य की कहानी स्टार्ट होगी। जो बहादुर शाह प्रथम, जो वही मुअज्जम या शाह आलम प्रथम, मुअज्जम, शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम, तीनों एक ही नाम है, उसकी कहानी स्टार्ट होगी। उसको हम उत्तर मुग़ल साम्राज्य के नाम से जानेंगे। तो ये सब खत्म होते हुए यहाँ तक आएंगे, यानी कि उत्तर मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट होगा बहादुर शाह प्रथम से और अंत भी कहाँ होगा, बहादुर शाह नाम के व्यक्ति पर ही, लेकिन उसका नाम क्या होगा, बहादुर शाह द्वितीय। तो याद रखना, बहादुर शाह से कहानी स्टार्ट होगी, बहादुर शाह पे ही कहानी खत्म होगी। ये फर्स्ट और ये द्वितीय, बीच में कई सारे नाम आएंगे। लेकिन इस सब को हम पढ़ने से पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था, हम इस प्रारंभिक मुग़ल साम्राज्य की कुछ चीज़ें हैं जैसे स्थापत्य कला, साहित्य, चित्रकला, मुद्रा व्यवस्था, संगीत कला, प्रशासन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम उत्तर मुग़ल साम्राज्य पे आएंगे। तो यहाँ तक खत्म। अब ये इसमें क्लासें चलेंगी। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और अगली जो हमारी क्लास आएगी वो आएगी इस मुग़ल यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे मुग़ल साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में।